जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि पॉलिटिकल की क्लास स्टार्ट की जाए, तो आज हमारी रहने वाली है पॉलिटिकल की क्लास। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये रहने वाली है आपकी बुलेट क्लास। ठीक है, आप सभी इसी क्लास का इंतजार कर रहे हैं, बुलेट क्लास आखिर कब आएगी। तो अब चलेगी गाड़ी, बुलेट चलेगी अब। ठीक है, लेकिन देखिएगा प्यारे मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा आपके पास अभी टाइम है। जिनके सब्जेक्ट हिस्ट्री हैं उनके पास टाइम नहीं है। आपको पता है कि कल और परसों उनका एग्जाम है। अब आपके पास टाइम है, अभी भी आपको 21 मार्च को एग्जाम, तो आपके पास है टाइम है अभी। तो आप क्या कीजिएगा, आपको पता है वैसे तो मैं करवाने वाला था, लेकिन दोस्तों मुझे देखो मेरे दिमाग में आई कि वास्तव में करवाने को मतलब नहीं है। आपको देखो मैंने करवा रखा है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, बाकी तो कुछ नहीं। मैं तो करवाने में करवा देता, और क्या है। देखो आपको पता है ब्लूप्रिंट के अनुसार जितने भी जो चैप्टर बढ़ते हैं, आपके 15 चैप्टर है, इससे कुछ मिला के प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। वैसे तो आप इस चैनल पर भी देखेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो मैंने चैप्टर वाइज एक से लगाकर प्रमुख जितने भी जो चैप्टर हैं, पॉलिटिकल के अंदर 2 बुक हैं। ठीक है, दोनों बुकों के जो है मैंने आपको अच्छे से चैप्टर वाइज एक चैप्टर को मैंने जो है आपको बता रखा है, अच्छे से करवा रखा है। तो आप एक बार ब्लूप्रिंट के अनुसार सभी मेरी वीडियो देख लीजिएगा, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा, अभी डायरेक्ट चलेगी हमारी बुलेट क्लास। जैसे आज हमारी बुलेट क्लास 1 हो गई, उसी प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, तो आप सभी ज्यादा संख्या में जुड़ना, सपोर्ट बनाए रखना। 100% क्वेश्चन छपवा के छोड़ूंगा एग्जाम में। देखो 21 मार्च के पेपर में याद से जरूर पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल एक बार लाइक कर दो क्लास को। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन। अब कोई ऐसे कमेंट नहीं करेगा कि ये तो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे शीत युद्ध के दौर में से उठा लिया है। प्यारे मित्रों समझिएगा, आप सभी मेरी बात सुनो। ठीक है, अब आप थोड़ा चैप्टर को पढ़ेंगे, 2 ध्रुवीयता का, तो उसमें भी थोड़ा जिक्र किया गया है गुट निरपेक्ष के बारे में। इसलिए मैं एक जो प्रश्न करूं, मुझे पता है कौन सा प्रश्न कहां आने वाला, मैं जरूर देखिएगा। आप सभी मेरे पर विश्वास बनाए रखना, प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे यहां से। ठीक है, मैं जो बताऊंगा उसको आपको याद करना, आपको ज्यादा कुछ नहीं, जो बताऊंगा उसको याद करना है। बाकी चैप्टर वाइज सीरीज तो आपको पढ़ते रहना है। सीरीज तो पढ़ लीजिएगा, 30 रुपये मिलेगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आप सभी भी टाइम है आपके पास। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। याद रखना कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। यह प्रश्न तो आप सभी को याद होना ही चाहिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ये याद रखो। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने संस्थापक देश हैं? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक देश हैं। 5 संस्थापक देश कौन कौन से, वो भी याद वैसे कर लीजिएगा आप सभी। जैसे पहला आपके देश है यूगोस्लाविया। कौन सा है? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के कौन थे? यूगोस्लाविया के जो नेता थे वो थे जोसेफ ब्रूस टिटो। उसी प्रकार से भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार से मिस्र के कौन थे? मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। और चौथे नंबर पर जैसे इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया के कौन थे? इंडोनेशिया के प्रमुख थे सुकर्णो। इंडोनेशिया कौन थे? सुकर्णो। और 5वें नंबर पर आप याद कर लो, घाना। कौन है? घाना। तो घाना के थे वामे एनक्रुमा। तो इस प्रकार से जो 5 प्रमुख गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश माने जाते हैं, यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र और इंडोनेशिया, घाना। ये याद कर लो बस। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है वो 1961 में हुआ था बेलग्रेड के अंदर। ये आप याद कर लो। ठीक, याद हो गया आप सभी को? चलो बहुत अच्छी बात है, जिसको याद हो गया है। अब नहीं याद हुआ तो याद करना पड़ेगा। ये तो क्या है, देखो आगे देखो, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति, या फिर आपको दे दिया जाता है ओपन डोर की नीति। ओपन डोर की नीति या खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? ये तो ये आपके अपनाई थी चीन ने। किसने? याद रखेंगे आप सभी, इंपॉर्टेंट है। चीन ने जो है, चाइना ने जो है खुले द्वार की नीति या ओपन डोर की नीति अपनाई। कब अपनाई थी ये अपनाई थी 1978 में। कब? 1978 में। ये प्रश्न आप सभी को याद रखने प्यारे मित्रों, मैं तो कहता हूं याद कर लो इनको अच्छे से। ठीक है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे ऊंधा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अरे कैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पढ़े ही। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा है प्यारे मित्रों। किसका मुख्यालय पूछा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा है। तो देखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? आप सभी को पता होगा, आप सभी को वेरो है पता। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है। हेग कहां है? हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, नीदरलैंड। तो आप याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग है। मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रमुख मुख्यालय से रिलेटेड भी याद ही कर लो। चलो आप देखो, मैं अगर आपको कहूं कि जैसे आपके IMF और जैसे विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहां है? इन दोनों का मुख्यालय कहां है? IMF का मतलब समझे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन। ये कहां पड़ता है? वाशिंगटन। ये वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर है प्यारे मित्रों, याद रखेंगे। ये इसका मुख्यालय है वाशिंगटन। ठीक है, IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1944 में होती है। उसी प्रकार से आप याद कर लो, जैसे आपके जैसे पूछा जाता है ना, क्या उसका वो क्या नाम है उसका, मैं भूल ही कह रहे यार, वो कह रहे देखो, सारक का मुख्यालय कहाँ है? सारक का दूसरा नाम है दक्षेश। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये काठमांडू इसका मुख्यालय, याद कर लेना आप सभी। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने। और क्या है,
और जैसे आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय न्याय का हेग नीदरलैंड आपको करना ही है। चलो मेरे को दीपक माली, चलो हाँ, तो ये प्रमुख आपको याद रखना है। सारा का मुख्यालय ये हो गया। उसी प्रकार से जैसे मैं बात करता हूँ यूएनओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का है? अमेरिका के अंदर है। तो कुछ आप याद कर लो, वैसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो तो ये हो गया आपको। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है? सार्क। ठीक है, अभी बात हो गई सार्क की स्थापना। तो देखो सार्क की स्थापना कब हुई थी? सभी को पता है 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय भी हमने देखा था काठमांडू। काठमांडू जो नेपाल के अंदर है, ये सार्क का मुख्यालय। ठीक है, सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य कौन कौन से हैं वो भी देख लो। जैसे आपके भारत हो गया, एक तो आपके इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 3 और 3 6 7 8 सदस्य हो गए। सार्क में 8 सदस्य हैं। और ये जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, ये सार्क का जो है वो 8वां सदस्य बनता है। कब बनता है? 2007 में। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का जो है वो 8वां सदस्य बनता है, याद रखें। अब देखो दोस्तों क्या होता है, सार्क में हमने देखा कि स्थापना 1985 में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू है। इसमें 8 सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है कि सार्क आखिर असफल क्यों हुआ? पर्सनल एग्जाम में पूछा जाता है कि सार्क जो है ना असफल क्यों हुआ? तो क्योंकि ये सार्क में जितने भी जो सदस्य इनके बीच एकता नहीं है। ठीक है, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी सीमा विवाद हो जाता है तो कभी क्या हो जाता है। ठीक है, आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए जो है सार्क असफल हुआ। सार्क का दूसरा नाम क्या है? सार्क का ही दूसरा नाम है दक्षेस। क्या है? दक्षेस। ये याद रखेंगे आप सभी। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका दूसरा नाम दक्षेस है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, आप याद रखें दोस्तों, सार्क का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आप याद रख लेना अच्छे से। आगे देखिएगा, वर्तमान विश्व में कौन सा एकमात्र महाशक्ति है? तो आप सभी को पता होगा शीत युद्ध का दौर चला था दोस्तों। शीत युद्ध का दौर, देखो शीत युद्ध का दौर चला था। तो वैसे इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। वर्तमान विश्व में जो है वो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अमेरिका, याद रखेंगे अमेरिका। शीत युद्ध किस किस के बीच चला था? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े की संभावना होती है। युद्ध नहीं होता आपस में, लड़ाई झगड़े की सिर्फ और सिर्फ संभावना होती है। अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच चला था दोस्तों शीत युद्ध। आपको याद रखना है कब से कब तक चला था ये आपके चला था 1945 से 1991 तक। अच्छे से आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, अमेरिका क्या करता है दोस्तों, आपको पता होगा। अमेरिका और सोवियत संघ, इनका पतन हो जाता है सोवियत संघ का 25 दिसंबर 1991 में। तब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचती है। चलो ये तो आप सभी को वैसे पता ही होगा। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश पूछा है, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा जो देश है वो आपके है इंडिया। ठीक है, दूध पीता है इंडिया, वो इंडिया दूध पीने सब बड़ा निकल जाए। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है, याद रखना आप सभी। उसी प्रकार से भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है वो कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1574 को। 18 मई 1574 को, याद रखना आप सभी। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न तो आपको याद रखने ही है। 18 मई भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? दूसरा 1974 में किया था दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी। 1974 में और दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1991 में। दूसरा किया था, देखो पहला भी वही किया था 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर के अंदर, और दूसरा भी वही किया था 1991 पोखरण जैसलमेर के अंदर। तब पाकिस्तान भी 1991 में करते भारत के साथ चगाई की पहाड़ियों में। भारत ने भी 1991 में किया, पाकिस्तान ने भी 1991 में किया था चगाई की पहाड़ी, याद रखेंगे। देखो विश्व की साझी विरासत में क्या क्या शामिल है? तो इसमें जैसे अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, वायुमंडल है, अंतरिक्ष है, ये सब जो है विश्व की साझी विरासत में प्रमुख शामिल है। चलो ये प्रश्न भी याद रखें। आगे देखो, देशी रियासतों के एकीकरण में किसकी भूमिका है? तो देशी रियासतों के एकीकरण में यदि देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे आप सभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी प्रकार से जनसंघ पार्टी का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस भारतीय जनसंघ पार्टी के क्या है? संस्थापक हैं। ठीक है, ये जो जनसंघ पार्टी है क्या कहती है कि पाकिस्तान को भारत में मिलाओ और एक अखंड भारत बनाओ, हिंदी को राजभाषा घोषित करो, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करो, एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति को अपनाओ। ठीक है, ये इसी की विचारधारा है। तो ये याद रखना आप सभी। तो बिल्कुल दोस्तों, इसी जनसंघ पार्टी का समर्थन करने वाले अगर राज्य की बात की जाए तो एक तो आपका राजस्थान खुद इसका समर्थन करता है, राजस्थान। इसके अलावा एमपी करता है इसका समर्थन, यूपी करता है, यूपी, दिल्ली करता है। ठीक है, ये समर्थन करने वाले प्रमुख राज्य हैं, याद रखेंगे जनसंघ पार्टी का। जनसंघ पार्टी से ही जो है बीजेपी का निर्माण होता है। आखिर जो भाजपा है, भाजपा वो यही से निकलती है, जनसंघ पार्टी। भारत में नियोजित प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो देखो नियोजित विकास की जो प्रेरणा है वो आपके ली गई है
सोवियत संघ से। किस देश से ली गई है? याद रखेंगे यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस से जो है ये ली गई है प्रेरणा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नियोजन की प्रेरणा जो है, नियोजन की प्रक्रिया की प्रेरणा जो है वो किस देश से ली गई है? सोवियत संघ से। वैसे देखो आपको पूछा भी जा सकता है, वैसे एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, आप ट्रिक से याद कर लेना। देखो निया क्या है दोस्तों? निया आज सद को गफा करूं, निया आज सद को गफा करूं, देखिएगा मोस्ट ट्रिक है ये, इससे आप याद कर लेना। क्या है ये ट्रिक? कि निया आज सद को गफा करूं। इससे देखो नी से नीति निदेशक तत्व, जो नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। उसी प्रकार से नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के, नी या देखो नी से नीति निदेशक तत्व, आ से आयरलैंड, याद है ना, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। निया आज सद को गफा करूं। अब आज, आ से देखो आपातकाल, आ से क्या हो गया? आपातकाल। और ये आपातकाल की जो प्रक्रिया है ये किस संविधान से ली गई है? जैसे आपको याद रखना, जर्मनी के संविधान से। किस संविधान से? जर्मनी के संविधान से। उसी प्रकार सद, क्या दोस्तों? निया आज सद को गफा करूं, सद से आप याद रखना सद, से देखो संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन, अगर संविधान में अगर बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, देश से क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। को गफा करूं, अब देखो यहां पर को गफा करूं, घे से आपको याद ना, घे गणतंत्रात्मक व्यवस्था, घे से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और एफ से याद ना फ्रांस से ली गई है। और करूं, के से याद ना मूल कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से। तो निया आज सद को गफा करो के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये ट्रिक है आपके सामने। इसी प्रकार से यदि और भी याद करना चाहो तो जैसे ई विकासरा मंत्री न्याय की पुणे उपमा लो। अब देखो जैसे इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से ई विकासरा मंत्री अन्याय की पुणे उपमा लो। ई विकासरा मंत्री क्या है दोस्तों? ई विकासरा मंत्री अन्याय की पुणे उपमा लो। किसकी उपमा लो? अन्याय की पुणे उपमा लो। ये है आपके सामने ट्रिक। देखो ई विकासरा मंत्री, ई से याद रखना इंग्लैंड के संविधान से। विकास की जो प्रक्रिया है, वी से याद रखना विधि के समक्ष समानता। देखो मैंने यहाँ पर जो विकास लिख रखा है, आप कह रहे हैं देखो ये वी से विधि के समक्ष समानता, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो इंग्लैंड के संविधान से। और का से विधि के समक्ष समानता, का से कानून बनाने की प्रक्रिया, से संसद, ये आपके इंग्लैंड के संविधान से। और रा से राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड के संविधान से। मंत्री से मंत्रिपरिषद का जो पद है वो इंग्लैंड से। और अन्याय के पुण्य उपमा लो, ए से याद रखना अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और अमेरिका के संविधान से जैसे न्यायिक प्रक्रिया, अगर न्याय करना है तो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से, ठीक है। पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है, पुनरावलोकन की, ये आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपमा लो, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आपके अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लेना बस, ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों। वैसे देखो ये याद करना चाहो तो कर लेना, बाकी ठीक है। तो भारत में नियोजन की प्रक्रिया ये तो आपको याद करना ही है, ये तो आपके देखो अमेरिका क्या करना है, सोवियत संघ रूस आपको करना है। चलो ये बात होगी, आगे देखिएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपके संबंधित है देखो पेड़ों को बचाने से, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों किससे संबंधित है? ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, याद रखना आप सभी, चिपको आंदोलन। और इसका अर्थ क्या होता है? पेड़ों की चिपकना। यानी अगर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल, याद रखना दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है, बहुगुणा, इन्होंने जो है वो चिपको आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ही इस आंदोलन का विकास हुआ था, चिपको आंदोलन का। किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? तो देखो किस राज्य में असम गण परिषद, असम से असम हो जाएगा, याद रखना आप सभी। असम में ही जो है असम गण परिषद जो है वो सक्रिय है, ठीक है, याद रखें। हाँ, भारतीय दलीय व्यवस्था का जो स्वरूप है यह आपको देखने को मिलता है बहुदलीय, ठीक है। भारतीय दलीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है? बहुदलीय है। एक दलीय और द्विदलीय दोनों प्रकार का, यानी तरीके से हम कह सकते हैं बहुदलीय है, ठीक है। और शीत युद्ध का चरम बिंदु, वैसे तो ये प्रश्न आपके नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लो आप सभी। क्यूबा जो मिसाइल संकट है, क्यूबा मिसाइल संकट, ये आपके शीत युद्ध का क्या है? चरम बिंदु है, ठीक है। कब हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट? 1962 में। आपको पता है कि क्यूबा जो है अमेरिका के नीचे स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और इसकी मित्रता थी सोवियत संघ के साथ, और जो है दुश्मनी अमेरिका के साथ थी। तो सोवियत संघ जो है वो क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर देता है। वैसे याद करना इस प्रश्न को, तो आप देखो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट, बस आप ये याद कर लो। आगे देखो बर्लिन की दीवार से संबंधित क्वेश्चन है, क्या है? बर्लिन की दीवार से संबंधित।
तो सबसे पहले बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? बर्लिन की दीवार का निर्माण आपके हुआ था 1961 में। यह प्रश्न आप सभी को याद होना चाहिए। पहले दूसरा प्रश्न आपको याद होना चाहिए, यह बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1989 में। ठीक है, यह आप याद रख लेना। इसके अलावा बर्लिन की दीवार की बात करें तो बर्लिन की जो दीवार है आपके, ये कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो ये याद रखना आप सभी, 28 वर्षों तक क्या करी? 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। ठीक है, अब आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि इसकी लंबाई कितनी, क्या है इसकी लंबाई? तो बर्लिन की दीवार की जो लंबाई है वो आपके थे 150 किलोमीटर। कितने हैं? 150 किलोमीटर। ये आप याद रखना। आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो बर्लिन की दीवार है ये किसका प्रतीक है? तो बर्लिन की दीवार जो है आपके यानी शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शीत युद्ध के अंत का। याद रखेंगे, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है बर्लिन की दीवार। यानी हम कह सकते हैं पूंजीवादी, देखिएगा पूंजीवादी दुनिया तो अमेरिका को कहा गया है, पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। याद रखेंगे कौन सी दीवार? बर्लिन की दीवार। ठीक है, अब देखो जो बर्लिन की दीवार है, जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन जो है, बर्लिन ये आपके जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी की जो राजधानी है, जर्मनी की राजधानी वो है बर्लिन। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको याद रखना अच्छे से। तो ये क्वेश्चन हमने देखे इस बर्लिन की दीवार से रिलेटेड। उसी प्रकार से यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो हुई थी आपके 1992 में। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1992 नहीं दे रखा है तो इस कंडीशन में आपको करना है 1993 में। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 1992 दे रखा होगा, नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो 1993 में आपको कर देना है। चलो, यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई, आपको ये याद रखना है। और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, तो ये हमने देखे। उसी प्रकार से देखो आगे क्या पूछे, आगे देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? ये क्योटो दोस्तों जापान का एक प्रमुख शहर है। ठीक है, जापान का एक शहर है क्योटो। और क्योटो प्रोटोकॉल हम कह सकते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संधि आपको याद रखना है। जो आप लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इसे बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एक प्रकार की क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो है इसकी स्थापना हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1997 में कहां से होती है? जापान से होती है। कहां से होती है? जापान से। ठीक है, ये याद रखेंगे। वार्सा पैक्ट क्या था? तो वार्सा पैक्ट जो है वो एक प्रकार का क्या था? ये आपके जो सोवियत संघ, जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर का एक सैन्य संगठन है। क्या है? एक सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन। और वैसे अगर एग्जाम में पूछ रहा था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी आपके 1955 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1955 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य प्रमुख जो था वो था, जैसे एक अमेरिका का आपने सैन्य संगठन का नाम सुना होगा, नाटो। नाटो का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, नाटो। देखिएगा NATO, नाटो है। उसी प्रकार से SEATO, सीटो है। आपने नाम सुना होगा SENTO, सेंटो है। ये प्रमुख 3 सैन्य संगठन का आपने नाम सुना होगा, नाटो, सीटो, सेंटो। ये जो है ना दोस्तों आपके नाटो, सीटो, सेंटो, ये अमेरिका के सैन्य संगठन है। तो प्रमुख इसका जो वार्सा पैक्ट का प्रमुख जो उद्देश्य था वो था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। ठीक है, ये तो है आपके अमेरिका के सैन्य संगठन और ये आपके है वार्सा संधि, या इसे वार्सा संधि भी कह सकते हैं। बिल्कुल, इसे क्या कह सकते हैं? वार्सा संधि। वार्सा संधि को वार्सा पैक्ट भी कह सकते हैं। तो ये वार्सा संधि, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। उसी प्रकार से अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना है नाटो की, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, याद रखेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। सीटों की देख लो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपके 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। ठीक है, और सेंटो की बात करें तो सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। तो ये तीनों आपके अमेरिका के सैन्य संगठन हुए और ये आपका जो है सोवियत संघ का प्रमुख सैन्य संगठन वार्सा संधि। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था? दूसरा विश्व युद्ध, प्यारे मित्रों आप सभी को याद रखना है। दूसरा जो है आपके क्या पूछा है आपको? दूसरा क्या पूछा है आपको? दूसरा जो विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध ये कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध जो है वो आपके कब हुआ था?
देखो आपको ये तो पता ही होगा अच्छे से कि जैसे आपको पहला जो विश्व युद्ध है, पहला विश्व युद्ध, देखो पहला विश्व युद्ध, ये पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो पहला विश्व युद्ध की बात करें तो ये आपके 1914 से 1918 तक चला था, ये सबको अच्छे से पता होगा। उसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं आपके सामने जो दूसरा विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो दूसरा विश्व युद्ध आपको पता होगा ये आपके चला था 1939 से 1945 तक। और जो दूसरा विश्व युद्ध है, हमें यही पूछा कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, कब समाप्त हुआ? तो ये आप कर देना 1945 में समाप्त हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आपका जो है 1939 से 1945 तक तो दूसरा विश्व युद्ध चला था, फिर 1945 से 1991 तक जो है वो शीत युद्ध का दौर चला था, आपको पता होगा। फिर सोवियत संघ का पतन हो जाता है। एग्जाम में यही से प्रश्न पूछा जाता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध है ये कितने ग्रुपों के अंदर बटा हुआ था? तो ये 2 ग्रुपों के अंदर बटा हुआ था। एक तो है मित्र राष्ट्र संघ, ठीक है, मित्र राष्ट्र संघ, और दूसरी तरफ बात करें तो धुरी राष्ट्र संघ। कौन से देश थे? धुरी राष्ट्र संघ। मित्र राष्ट्र संघ में जैसे आपके यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, यूएसएसआर हो गया, सोवियत संघ रूस हो गया, इसके अलावा फ्रांस हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन हो गया, तो ये इसमें सम्मिलित थे, ब्रिटेन, ठीक है। अब इसमें 3 देश थे, एक तो जर्मनी था आपके, एक तो जर्मनी था, एक आपके जापान था और एक आपके इटली था, इटली। तो ये प्रमुख जो देश थे ये आपके धुरी राष्ट्र में थे और ये मित्र राष्ट्र संघ में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या करता है अमेरिका क्या करता है, जापान के 2 शहर थे, एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरे का नाम था नागासाकी। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा देता है 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है 9 अगस्त 1945 को। ना से नागासाकी ना से नाक यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। दोनों को एक तो हीरो बना दे, एक के नाक में हैंडो निकाल दे। तो याद रखना आप सभी, कौन परमाणु बम गिराता है? अमेरिका, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। बम्बों के नाम क्या थे? बम्बों के नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन, लिटिल बॉय और फैटमैन। बॉय था एक लड़का, बॉय के हैंडो निकल दे, लिटिल बॉय और फैटमैन। तो ये याद रखना आप सभी। चलो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको पूछा क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। एग्जाम में देखो पृथ्वी सम्मेलन भी लिखा मिल सकता है आपको, रियो सम्मेलन भी लिखा मिल सकता है। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरिया। कौन सा शहर है? रियो डी जेनेरिया शहर में ये जो है पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था ये 1992 में होता है, ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? इसमें 170 देश थे। कितने देश थे दोस्तों? 170 देश थे, याद रखेंगे आप सभी, 170 देश थे और प्रमुख हजारों स्वयंसेवी संगठन इसमें सम्मिलित थे। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन में, ये याद रखना आपको, ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में 1992 में हुआ था। अब देखो आजादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख चुनौती थी वो क्या थी? राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती थी, ठीक है। जैसे हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे सामने जो प्रमुख चुनौती आई वो क्या आई थी? राष्ट्र निर्माण की। और 3 चुनौतियां वैसे आप लिख सकते हैं कि जैसे एकता के सूत्र में बांधना, ठीक है, सभी प्रमुख एकता के सूत्र में बांधना, उसके अलावा लोकतंत्र स्थापित करना और जो भी सरकार बनेगी वो सभी की भलाई के लिए काम करेगी। तो इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी लोकतंत्र स्थापित करना और जो भी जो सरकार बनेगी वो सरकार जो है वो सभी के भलाई के लिए काम करेगी। तो देखो वैसे आजादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख चुनौती जो थी वो थी राष्ट्र निर्माण की, याद रखेंगे। देखो बॉम्बे प्लान की यदि बात की जाए तो जो बॉम्बे प्लान है आपका, बॉम्बे प्लान, इसका संबंध किस वर्ष से है? तो इसका संबंध है 1944 से। 1944 में क्या होता है? उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट होता है। किसका ग्रुप? उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट होता है और क्या चलाता है? नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है। नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक बिल पास करता है, बिल जिसे कहा गया था बॉम्बे प्लान, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा प्लान? बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है? 1944 से है, आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे मित्रों क्या होगा? मोरारजी देसाई होगा ना, बिल्कुल मोरारजी देसाई, याद रखेंगे आप सभी, मोरारजी देसाई कर देना इसमें आप सभी। आगे देखो रूसी क्रांति का नेतृत्व, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है रूसी क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो वो किया था लेनिन ने। रूसी क्रांति के नायक कौन है? तो रूसी क्रांति के नायक भी यही है, लेनिन, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। रूसी क्रांति के नेतृत्व लेनिन ने किया था। 1917 से 1924 तक आपको पता होगा लेनिन का शासनकाल, ठीक है। लेनिन के बाद में इनका उत्तराधिकारी स्टालिन बनता है। देखो रूसी क्रांति की अगर मैं बात करूं तो रूस से रूबल, ठीक है, रूस की जो बात करें तो रूस से रूबल जो है, रूबल इसकी मुद्रा है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस से इस याद ना दोस्तों, संसद का नाम क्या है? संसद का नाम, तो संसद का जो नाम है वो है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, याद रखे ये प्रश्न भी। चलो देखो आगे क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। कब हुई थी रूसी क्रांति? 1917 में। उसी प्रकार से चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति, तो चीनी क्रांति हुई थी आपके 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। तो ये प्रश्न भी आप याद कर सकते हैं।
करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। अब देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच हमारे बीच जो है वो 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में, आपको पता होगा कश्मीर मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ ना दोस्तों 1947 के अंदर। तो ये याद रखना, पहला युद्ध तो ये हो गया, पहला फर्स्ट युद्ध तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट युद्ध पहला। उसी प्रकार से दूसरा की बात करें तो दूसरा 1965 में हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे पर आक्रमण कर दिया था तो 1965 के अंदर, याद रखें। फिर बात करें तो 1971 में युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध 1971 में हुआ था बांग्लादेश को लेकर, आपको पता होगा, ठीक है। और चौथा युद्ध की बात करें तो चौथा युद्ध हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में हुआ था चौथा युद्ध, वो था आपके कारगिल युद्ध। कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध। कब हुआ था कारगिल युद्ध? 1999 में। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 4 युद्ध हो चुके हैं। आगे देखो, आसियान की स्थापना पूछा है, तो वैसे तो आपको पता ही होगा आसियान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। अगर मैं पहुंचूं कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, तो आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना है वो हुई थी आपके 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। देखो, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापना, मोस्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है लीग ऑफ नेशन के रूप में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संगठन। प्यारे मित्रों देखो, आपको याद रखना है, संगठन कर देना यहां पर, संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, देखो, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी था? तो यह लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब होती है? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को जो है वो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां है? देखा जाए तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां है? आपके अमेरिका के अंदर है न्यूयॉर्क, और इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का। प्यारे मित्रों याद रखेंगे आप सभी, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, महासभा है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, न्यायशीलता परिषद है। प्यारे मित्रों आपको यह भी याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं इसमें? 193 सदस्य हैं। आपको यह भी याद रखना है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका भारत सदस्य कब बनता है? तो इसका जो भारत सदस्य है वो इसकी स्थापना के 6 दिन बाद, यानी कहने का मतलब है 30 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य बनता है। तो ये तो है कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। आगे देखो, सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा का यहां पर जो अर्थ होता है वो होता है खतरे से आजादी। क्या होता है? खतरे से आजादी जो है वो सुरक्षा का अर्थ होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और सुरक्षा के तहत हम देखते हैं तो सुरक्षा की 2 प्रकार की धारणा है। एक तो है आपके सामने 2 प्रकार की धारणा, कौन कौन सी है? एक है आपके सामने पारंपरिक धारणा। कौन सी? पारंपरिक धारणा। और एक है आपके सामने अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा, पारंपरिक धारणा जो परंपरा से चली आ रही है। पारंपरिक धारणा को वैसे 2 भागों में बांट गया है, इसमें बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के रूप में इसे बांटा गया है पारंपरिक धारणा को, ठीक है। और इसमें सैन्य खतरों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वैसे इसमें अपारंपरिक में हिंसा, खून खराबा, अकाल, महामारी आदि जितने भी जो है इसमें सम्मिलित हैं। गरीबी हटाओ का नारा देखो, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। और इंदिरा हटाओ का नारा दिया था विपक्षी गठबंधन ग्रेट अलायंस ने दिया था, ठीक है। चलो, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी जी ने दिया था 1971 में, याद रखेंगे ये प्रश्न भी। देखो, अरुणाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में कब आया था? मोस्ट क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश आपके हुआ था 1987 में। कब हुआ? कब स्थिति में आया था? 1987 में, याद रखेंगे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम भी आया था 1987 में, याद रखेंगे आप सभी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वो 1987 में अस्तित्व में आते हैं। नोट लगाकर इसी में आप याद कर लेना। जैसे आपको याद रखना है, क्या याद रखना आप सभी को? आप ये याद रखना, जैसे 1900 बात करें 1960 में तो देखो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कब अस्तित्व में आते हैं? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनते हैं आपके 1960 में। आप दूसरे पॉइंट में ये लगा देना कि 1963 में जैसे नागालैंड राज्य जो है 1963 में नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ था 1963 में। ये भी प्रश्न याद रखेंगे। आपको ये भी याद रखना, जैसे 1972 की बात आए तो 1972 में जैसे असम से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? तो वो बनाया गया था मेघालय राज्य कब बना था? 1972 में। प्यारे मित्रों, आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे 2000 ईस्वी में किन किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो छत्तीसगढ़, ये देखो छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, ये राज्य कब बने थे? तो ये बने थे आपके कब? 2000 ईस्वी में। आपको ये भी याद रखना है कि 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने थे। तो देखो, आपको ये याद रखना है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? तो वो बनाया गया था तेलंगाना। कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। और क्या याद रख सकते हो? ये हो गए कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो थे वो ये मैंने आपको बता दिए। चलो, तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं अच्छे से, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। चलो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन।
आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है कि पोस्को प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थापित हुआ। तो पोस्को प्लांट जो है वो आपके उड़ीसा राज्य में स्थापित हुआ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, वहां पर स्थापित हुआ था ये पोस्को प्लांट, ठीक है। और उड़ीसा में जो है लोह हिस्सा का विशाल भंडार भी था, आपको पता होगा, लोह हिस्सा का विशाल भंडार भी उड़ीसा के अंदर ही है, ठीक है। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा ही है। 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी, हाँ देखो 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी ये क्यों हुई थी, रूस तो पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। किसके विरोध में हुई थी, पूंजीवाद के विरोध में। याद रखेंगे कि जो 1917 की जो रूस की क्रांति है वो क्यों हुई थी, तो ये पूंजीवाद के विरोध में हुई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं। वैसे डायरेक्ट आप याद रखना कि पूंजीवाद के विरोध में हुई थी रूस की क्रांति, ठीक है। आगे देखो, शॉक थेरेपी के प्रमुख क्या पूछे, परिणाम पूछे हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है, शॉक थेरेपी का जो अर्थ होता है वो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी देखो सोवियत संघ का पतन हो जाता है, आप सभी को पता है कि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है। तो सोवियत संघ के पतन के बाद क्या होता है, जितने भी जो प्रमुख साम्यवादी देश थे वो किसको अपना लेते हैं, पूंजीवाद को अपना लेते हैं, ठीक है, पूंजीवाद को अमेरिका की ओर आ जाते हैं। तो ये क्या है, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण क्या कहलाया, शॉक थेरेपी कहलाया। तो ये याद रखना कि शॉक थेरेपी आकर देखो जितने भी साम्यवादी देश थे तो वो पूंजीवाद को अपना लेते हैं। तो इसके परिणाम क्या निकलते हैं, तो परिणाम निकलते हैं रूस का प्रमुख जो औद्योगिक ढांचा था, रूस का जो औद्योगिक ढांचा था, औद्योगिक ढांचा वो क्या कर लेता है दोस्तों, औद्योगिक ढांचा चरमरा जाता है। क्या कहना, चरमरा जाता है, ठीक है। और जनता जो है वो क्या होती है दोस्तों, आप लिख सकते हैं कि जनता जो है बर्बाद हो जाती है, जनता बर्बाद हो जाती है। और प्रमुख जैसे बात की जाए तो 90% आप और पॉइंट लिख सकते हैं कि 90% जो उद्योग हैं, 90% जो उद्योग हैं वो औने पौने दामों में बेच दिए जाते हैं, औने पौने दामों में बेच दिए जाते हैं, ठीक है। आप ये याद रखना, दामों में बेच दिए जाते हैं, ठीक है। जनता बर्बाद हो जाती है। उसी प्रकार से सामूहिक खेती प्रणाली जो है वो समाप्त हो जाती है। पहले जो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि की जाती थी, वो सामूहिक खेती प्रणाली जो है वो समाप्त हो जाती है। लोगों को खाद्यान्नों की कमी होने लग जाती है। तो इस प्रकार से शॉक थेरेपी के तहत ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है परिणाम निकलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, आगे है कि आसियान की स्थापना का उद्देश्य। मैंने अभी बताया था कि आसियान का पूरा नाम क्या है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी। अब देखो पूछे कि आसियान की स्थापना का उद्देश्य, देखो आप याद रखेंगे तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि प्रमुख आसियान में सदस्य कितने हैं, तो इसमें सदस्य है दोस्तों इससे 5 संस्थापक देश हैं, 5 तो है इसके संस्थापक देश। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आसियान के कितने संस्थापक देश हैं, तो आसियान के 5 संस्थापक देश हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं, कुल सदस्य की बात करें तो इसमें कुल 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। 5 सदस्य संस्थापक कौन कौन से थे, तो वो तो आपको पता होगा, फिलीपींस है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये प्रमुख 5 जो है इसके संस्थापक देश माने जाते हैं। देखो इसकी स्थापना का प्रमुख जो उद्देश्य था, जो प्रमुख जो 10 सदस्य हैं, ठीक है, ये 10 सदस्य, इनकी प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था आसियान का, ठीक है, याद रखें। आसियान का पूरा नाम क्या है, तो देखो आसियान का पूरा नाम क्या है, आसियान, अगर इसके पूरे नाम की बात करें आसियान के पूरे नाम की, तो आप लिख सकते हैं जैसे आसियान दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है, ये याद रखना आप सभी, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। हिंदी में याद कर लो, बाकी इंग्लिश में करना चाहो तो भी कर सकते हैं। देखिएगा, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखे। चलो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के पीछे कारण क्या है। देखो मैं थोड़ा धुआंधार तरीके से चल रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको पता है कि भाई हिस्ट्री का एग्जाम भी नजदीक है, तो हिस्ट्री की भी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप सभी मेरे साथ ही बने रहे। पढ़ने वाले तो वैसे मेरे हिसाब से बने रहेंगे, बाकी देखो इतनी मैं आपको पता है कि मैं रुचि के साथ आपको पढ़ाता हूँ, बिल्कुल मजाक के साथ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं रहा है इसलिए। चलो, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के पीछे कारण क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या है दोस्तों, नीचे गिर गया पेन, हाँ, तो आप ये इसमें ये लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में आखिर लोकतंत्र जो है वो स्थायी क्यों नहीं रह पाता है। तो आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान का जैसे पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु, ठीक है, धर्मगुरु भूस्वामी अभिजनों का क्या है, भूस्वामी, या थोड़ा हंसा ही लिखेंगे कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाया, तो पाकिस्तान में जो है सेना, ठीक है, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों का क्या है, भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है, ठीक है, दबदबा रहता है, दबदबा, इसीलिए जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रह पाया। और भी लिख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान का जो है
जैसे बात करें तो पाकिस्तान का जैसे राजनीतिक दल हो गया, ठीक है, पाकिस्तान का राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल भ्रष्ट है, ठीक है, राजनीतिक दल भ्रष्ट होने के कारण इसे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाया, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है, समर्थन नहीं मिल पाया, ठीक है। पाकिस्तान का राजनीतिक दल क्या है, भ्रष्ट है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाया। और भी लिख सकते हैं जैसे पाकिस्तान में जो है हमेशा जो है भारत के साथ तानातानी रहती है, क्या रहती है, तानातानी रहती है, तानातानी, ठीक है, खिचखिचाट रहती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसीलिए जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाया। तो इस प्रकार से पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में जैसे सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों का दबदबा था और पाकिस्तान का राजनीतिक जो दल है वो भ्रष्ट होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाया, इसलिए जो है इसमें लोकतंत्र स्थायी न रह पाया। आगे देखेगा सुरक्षा परिषद के कार्य। वैसे आपको अगर देखा जाए तो जैसे सुरक्षा परिषद में जैसे आप देखेंगे तो इसमें कितने सदस्य सुरक्षा परिषद में जो है कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद में बात करें तो सुरक्षा परिषद में आपके 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य। अब 15 सदस्य जो है ना दोस्तों, 5 सदस्य तो है आपके ABCFR जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है, ABCFR, ए से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन, F से फ्रांस, R से रूस। ये 5 देश तो थे आपके स्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के कौन से सदस्य, स्थायी सदस्य हैं। और ये हैं 10 सदस्य जो अस्थायी हैं। क्या हैं, अस्थायी हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य हैं ये प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों, आम सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये याद रखें। तो इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, तो सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य हैं जैसे आपस में जो प्रमुख देश हैं इनमें शांति बनाए रखना, ठीक है, शांति बनाए रखना। और आप ये भी लिख सकते हैं और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख देना, सुरक्षा बनाए रखना। और विवाद की जांच करना, अगर आपस में इन देशों के बीच अगर विवाद चल रहा है तो उनकी जांच करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना। किसी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना, ये इसी का कार्य सुरक्षा परिषद का। अगर आपस में विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाने का कार्य भी सुरक्षा परिषद ही करती है, ठीक है, झगड़ों को सुलझाने का प्रयास भी जो है वो यही करती है दोस्तों, सुरक्षा परिषद। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य में। वैसे इजी क्वेश्चन है। चलो यूएनओ की 4 एजेंसियों के नाम बताओ। तो आपके यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी प्रमुख एजेंसियां तो इसमें लिख सकते हैं जैसे एक तो WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WTO भी कर देना, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन, ये भी इसी की एजेंसी है। UNDP, ठीक है, यूनियन जो आपके UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी इसी की प्रमुख एजेंसी है। एक यूनेस्को हो गया, यूनेस्को, ठीक है, और आपके यूनिसेफ। ये इस तरीके से जो है ये कोई आप 4 एजेंसियां पूछिए तो ये आप नाम लिख देना एग्जाम में। चलो उसी प्रकार से देखो आगे एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आपको, क्या पूछा जाता है, शरणार्थी। क्या पूछा जाता है, शरणार्थी। और एक पूछा जाता है अप्रवासी। दोनों के बीच अंतर पूछ ले जाता है। देखो अप्रवासी का मतलब जो लोग अपनी मर्जी से, ठीक है, कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ इस जगह को छोड़ के मैं वहाँ जा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, अपनी मर्जी से देश को छोड़ रहे कि मुझे यहाँ पर रहना ठीक ठाक नहीं लग रहा है, मर्जी से जो देश छोड़ देते हैं उसको तो बोलते हैं अप्रवासी। क्या बोलते हैं, अप्रवासी। और एक होता है शरणार्थी। अभी देख रहे हैं शरणार्थी में क्या होता है, मजबूरी में देश को छोड़ना पड़ता है। कोई क्या पता कोई आपदा आ गई होगी, ठीक है, आप प्रमुख कोई यहाँ पर जैसे कोई समस्या है, कोई भी समस्या हो सकती है, ठीक है, उस वजह से ये है अपने शरणार्थी। इसमें जैसे प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी कोई भी हो जाए, ठीक है, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण जो है लोगों को जो है मजबूरी के अंदर, किसमें, मजबूरी में देश को छोड़ना पड़ता है। यानी देश को छोड़ना तो, या फिर देश हो, राज्य हो, जो भी है, जगह हो, ठीक है, छोड़ना तो नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। और इसमें क्या है, मर्जी से। दोनों शब्द अलग अलग है। देखो एक तो मर्जी, खुद कुश्ती, ठीक है, मैं खुद से छोड़ रहा हूं, और एक है मजबूरी, छोड़ना नहीं चाह रहा लेकिन छोड़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो ये आप समझ रहे ना, शरणार्थी और मजबूरी। अप्रवासी में जो लोग मर्जी से देश छोड़ते हैं, और शरणार्थी में जो लोग जो है मजबूरी में देश को छोड़ते हैं प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण। तो ये हो गए। उसी प्रकार से देखो आगे, ये हो गए दोस्तों कंप्लीट। तो ये थी हमारी दोस्तों फर्स्ट क्लास, किसकी, बुलेट क्लास नंबर 1, ठीक है। बिना आपका टाइम गवाए हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी एक बार क्लास को जो है वो क्या करेंगे, दोस्तों, क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के बीच इसको शेयर करेंगे दोस्तों। शेयर करना आपका काम है, ठीक है, और जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ आपका नाम है। चलो तो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके। और सीरीज आप जरूर खरीद लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मिलेगी PDF के रूप में 30 रुपए के अंदर। अभी भी टाइम, उसको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। ओके, जय हिंद।